सत श्री अकाल जी, मैं सरबजोत कौर न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इस खास सैगमेंट असीं गल करांगे हदबंदी यानी कि डीलिमिटेशन दी इनसाइड स्टोरी दी। हलकाबंदी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिस दे राही चोण हलकियां दियां हदां नवी जनसंख्या के आधार पर तय कीतियां जांदियां हन। इसका मुख्य उद्देश्य ये यकीनी बनाना हुंदा है कि हर हलके विच लगभग बराबर आबादी होवे तां जो हर वोटर दी आवाज़ नूं समान महत्व मिल सके, इंपोर्टेंस मिल सके। भारत विच हलकाबंदी कमीशन इस प्रक्रिया नूं सुतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट तौर ते निरपक्ष ट्रांसपेरेंट ढंग नाल करदा है। पंजाब विच भी हलकाबंदी दे कारण कई हलकियां दियां हदां विच तब्दीलियां आईयां हन जिस नाल राजनीतिक अते समाजिक संतुलन ते असर पिया है। इस प्रक्रिया दे नाल चोण प्रणाली होर न्यायपूर्ण अते प्रभावशाली बनदी है। असीं इस विषय ते अज गलबात करांगे, चर्चा करांगे। हदबंदी हुंदी की है, इस दी लोड़ क्यों पैंदी है ते हदबंदी दी इनसाइड स्टोरी ते असीं चर्चा करांगे। अज लोक सभा च बिल इस बाबत 3 पेश किए गए। हदबंदी को लैके इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के वालों भी लोक सभा च संबोधन किया गया ते उन्होंने एक बड़ा बयान दिता। हदबंदी के नां ते किसी भी सूबे नाल भेदभाव नहीं होएगा। इस गल का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। पीएम ने कहा कि यह मेरी गारंटी है, यही मेरा वादा भी है। राज्यां च सीटां दी वंड दा अनुपात नहीं बदलेगा, वो भी एक कहते हुए नजर आए। किसी नाल कोई भी बेइंसाफी वितकरा नहीं किया जाएगा, किसी भी सूबे नूं नुकसान नहीं होएगा। ते अज लोक सभा च 3 बिल पेश किए गए ने। हालांकि जो पीएम नरेंद्र मोदी के वालों संबोधन किया गया तो उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि हदबंदी ते यानी कि डीलिमिटेशन के नां ते किसी भी सूबे नाल भेदभाव नहीं होएगा, क्योंकि विरोधी वड्डे पद्धर ते इस गल का जिक्र कर रहे हैं कि भेदभाव किया जाएगा। हालांकि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो हिंदी भाषी 4 सूबे ने उन्होंने इसका फायदा मिलेगा, जिस यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान भी है। तो दूसरे स्टेट्स को इसका नुकसान होएगा। खासकर नुकसान दे स्टेट्स होंगे नॉर्थ वाले पासे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सर्दर्न स्टेट। पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक क्लीयर कर दिता कि हदबंदी के नाते किसी भी सूबे नाल कोई भी वितकरा नहीं किया जाएगा। यही मेरी गारंटी भी है ते यही मेरा वादा भी। के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। क्यों ना ये सेंसस ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਲੇਟੈਸਟ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦੋ। हाँ जी, तो बीजेपी यही कर सकती है और की कर सकती है। विमन बिल का मैं समर्थन करदा 33% 543 चो दे दो। पहला 543 चो दे दो ना 33%, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जे तुसीं 850 कर रहे हो असल दे विच जे तुसीं कहंदे हो 1.5 गुना बढ़ाती तो सारे स्टेट दियां 1.5 गुना सीटां बढ़ा दो।
ਜਿਹੜਾ 13 ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 20 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 85 ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 120 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, 85 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 140 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 42 ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਹੈ 42 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 58-60 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 42 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 52-53 ਤੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਨੀयत ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ। ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪॉपुलेशन बेसिस ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 100% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ SGPC ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜਾ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ 20% ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਟੋਲਰੇਟਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਔਸਤ ਆਬਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੈਅ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟਸ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, सहमति क्यों नहीं है हर एक पॉलिटिकल पार्टी दी इस डीलिमिटेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं इनका धर्म बनता है कि सरकार जो भी काम करे उसका विरोध करें। वो अपना धर्म पूरी तरह से निभा रहे हैं, उनको निभाना भी चाहिए। इसमें सरकार की जो जिम्मेवारी है वो ये है कि यदि वो जो काम कर रहे हैं, जो नई पॉलिसी बना रहे हैं, वो मॉरली अच्छी है, एथिकली ठीक है, लोगों को उससे फायदा होने वाला है, तो उस पॉलिसी से डिगे ना, वो चलते चले जाएं और इस चक्कर में ना पड़े कि केवल क्योंकि ऑपोजिशन उसका विरोध कर रहा है इसीलिए उस पॉलिसी को वो किनारे कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो करने वाली बात है वो ये है कि आज की तारीख में हमारा जो नॉर्मल MP होता है, हमारे MP के पास इतना ज्यादा लोड होता है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास। इस लोड के कारण इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कभी भी अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभा नहीं पाता। जो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, चंडीगढ़ जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप कह रहे हैं कि लोगों को अच्छे तरीके से केटर नहीं कर पा रहे हैं। MP के बस का नहीं है, वह फिजिकली इम्पॉसिबल है। MP लोगों से मिल तक नहीं पाता, क्योंकि यदि वो 25-30 लाख की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो किसी भी तरह से लोगों से मिल नहीं सकता। तो एक जो हिस्सा है वो ये कि हमारे देश में MPs की संख्या हमें ज्यादा चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। MPs की संख्या बढ़ रही है। हमारी जो लोकसभा है उसमें 1200 लोगों को बैठने की सीटिंग कैपेसिटी दी गई है नई संसद पे। खड़े नहीं होना पड़ेगा जैसे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में होना पड़ता है, वो खड़े रहते हैं सारे के सारे एक दूसरे के पीछे झुंड बना के MP। ऐसा हमें नहीं करना होगा। दूसरा जो हमारे यहाँ हिस्सा आता है वो ये आता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये बहुत पिछले 30 सालों में, अब तो 30 साल के लगभग होने को आ रहे हैं ना, डिलिमिटेशन पिछला वाला हुए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज हैं ये पूरी तरह से बहक चुकी है। इन बाउंड्रीज को फिर से सिस्टमेटाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये कहने की कोशिश राजीव जी कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ऑपोजिशन है वो विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है बस? ऑपोजिशन का मैंने कहा था कि धर्म है कि वो विरोध करे। ऑपोजिशन उसका अपने धर्म का पूरी तरह से पालन कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ऑपोजिशन में कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनका की जो कि सरकार के साथ चलती हैं, तो इनके साथ अपेक्षा की जाती है कि सरकार के साथ आगे भी चलती रहे, क्योंकि इन्हें लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। और यदि सरकार को लगता है कि वो अच्छा काम कर रही है तो उसे वो काम करते रहना चाहिए। उसे ये अच्छा काम बीच में इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि कोई रूठा बैठा। जी
जी राजीव जी, मतलब थोड़ी जी कनेक्शन च दिक्कत आई है ते हदबंदी ते डिलिमिटेशन ते ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਦਬੰਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ मैं ऑपोजिशन ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇ जी राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ जी राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 1971 के हिसाब से जो अब तक इलेक्शंस हुए हैं, अब 2011 के हिसाब से ये जो डिलिमिटेशन हो रही है, जो ऑपोजिशन कह रही है कि इतनी जल्दी क्यों है, 1-1.5 साल ये जो प्रेजेंटली आज से डिलिमिटेशन शुरू हुई है, कंसेंसस शुरू हुए हैं 2026 के, 1-1.5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, तो उस हिसाब से डिलिमिटेशन क्यों नहीं की जा सकती? डिलिमिटेशन तो तब होगा जबकि सेंसस के रिजल्ट्स आ जाए। अभी डिलिमिटेशन नहीं किए जा रहे हैं, अभी केवल ये कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन की प्रोसेस हम शुरू कर देते हैं। ये जो प्रोसेस होती है लंबी प्रोसेस होती है, इसमें आपको कमीशन स्थापित करना पड़ता है, वो कमीशन प्रिंसिपल्स तय करता है कि किस आधार पर डिलिमिटेशन होना चाहिए, वो ये तय करता है कि बाउंड्रीज कैसे आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को पूरा करने के लिए समय लगता है, तो सरकार बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। सरकार कोई हड़बड़ी नहीं कर रही। हड़बड़ी की जो आक्षेप आता है, ये हड़बड़ी का आक्षेप तो केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि आक्षेप लगाने की जरूरत है। लोगों को लगता है कि आक्षेप लगाते रहना चाहिए, जो कि वो कर रहे हैं। उनके आक्षेपों को सुन के बड़ी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार जो आपने राहुल गांधी जो दिखाए अभी, राहुल गांधी को तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरह से पार्टी को चलाना चाहिए, किस तरह से पॉलिटिक्स करनी चाहिए, तो वो केवल विरोध कर रहे होते हैं। इस विरोध में कोई मतलब नहीं है, बेमानी विरोध है। राजीव जी, 1996 का ये जो महिला रिजर्वेशन बिल है, वे पेंडिंग पड़ा हुआ था, 2023 में ये पास हुआ, हालांकि कुछ क्लॉज, कुछ शर्तें लगाई गई थी, पर इतनी जल्दी क्यों इस बात को लेकर? इसमें कोई जल्दी की बात नहीं है। महिला आरक्षण की जो बात है, ये पिछले 20 साल से चली आ रही है, और पिछले 20 सालों में महिला आरक्षण अलग अलग बॉडीज में लगा भी दिया गया है। आज की तारीख में हमारे पास लगभग 50% जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं देश के, ये महिलाएं हैं। केवल लोकसभा और राज्यसभा में ही महिलाओं की कमी है, बाकी हर जगह महिलाओं का आधिक्य है, और विधानसभाओं में भी महिलाओं की कमी है। महिलाओं का जो रिजर्वेशन था वो तो था 33%, पर महिलाओं का जो एक्चुअल प्रेजेंस है ऑन द ग्राउंड है वो लगभग 50% है, 48 से 50% है, वेरी करता रहता है। तो हमारे यहाँ ये जो इलेक्टेड बॉडीज में महिलाओं ने काम किया, ये बहुत ही जिम्मेदारी से किया है। यही सवाल खड़े कर रही है कि अगर जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की 543, उसमें क्यों नहीं पहले रिजर्वेशन दे रहे 33%? जब लोकसभा को सिस्टमेटाइज करना ही है, तो एक ही कदम उठा के आप सारा काम कर सकते हैं ना। आप एक ही बार में कदम उठा के आप जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। एक ही बार में कदम उठा के आप महिला आरक्षण स्थापित कर सकते हैं। बार बार इस प्रोसेस को करने में जो समय जाया होता है, जो एनर्जी जाया होती है, उसको नहीं करने की जरूरत है। एक बार में डिसीजन लेके दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़ना चाहिए। आप कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स है ये पूरा प्रोसेस? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेसेस डिलिमिटेशन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। मेरे को याद है जब पिछली बार डिलिमिटेशन हुआ था तो कितना लोगों ने उसका विरोध किया था, लोगों को कितना बुरा लगा था, क्योंकि लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की संख्या थी वो बदल रही थी, साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज थी वो बदल जाया करती थी। फिर बीच में आया कि रिजर्वेशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ये भी बदलती थी, तो वहां पे लोगों को बहुत खराब लगा कि मैंने तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पिछले 10 साल से नर्चर की थी, अब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरे से निकाल के किसी रिजर्व कैटेगरी में डाल दी गई है। तो ये इश्यूज है जो कि हमारी सरकार को, हमारे जो डिलिमिटेशन कमीशन है, उससे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एमपी की जो लाइफ होती है वो 5 साल नहीं होती। एक एमपी की लाइफ, उसकी जो पूरी जिंदगी होती है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जुड़ी होती है। वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्चर करता है, चाहे वो इलेक्टेड बंदा हो। आपकी बात ठीक है राजीव जी, पर जो राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 2011 के हिसाब से ये जो है ये डिलिमिटेशन होगी, तो उसमें तो ओबीसी का डेटा है ही नहीं है,
इसमें आपसे समझना राहुल चाहेंगे बात गांधी जी। एज यूजुअल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सरकार ने भी कहा है, जो नोटिफिकेशन आया है अमेंडमेंट का जो टेक्स्ट है उसमें भी लिखा हुआ है, कहीं भी ये नहीं है कि 2011 के आधार पे डिलिमिटेशन किया जाएगा। ओके। ये कहा गया है कि सेंसस के आधार पे किया जाएगा। किस सेंसस के आधार पे किया जाएगा ये अभी खुला छोड़ा गया है। हो सकता है कि जो सेंसस के रिजल्ट्स आए, चूंकि जो नया सेंसस आ रहा है, प्रोसेस चालू हो चुकी है, ये पूरा का पूरा सेंसस इलेक्ट्रॉनिक है, तो हो सकता है कि हमारे पास बेसिक डेटा इसका कुछ महीनों में आ जाए और पूरे के पूरे अच्छा, सेंसस आप कह रहे हैं कि ये अभी तय नहीं हुआ है कि 2011 के हिसाब से होगा या फिर जो अभी आज से शुरू हुआ है सेंसस उसके हिसाब से होगा? जी, और ये कब तक क्लैरिटी मिलेगी राजीव जी? ये प्रधानमंत्री ने भी कहा है, सरकार के दूसरे लोगों ने भी कहा है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ये 2011 का इसका डिलिमिटेशन का कोई लेना देना नहीं है। 850 जो सीटें हैं केवल उन मतलब जो 850 अभी सीटों के डेटा बंटवारे फ्रेश आएगा उसको भी कंसिडर किया जाएगा, आप ये कह रहे हैं? फिर से कहिए। जो अभी फ्रेश डेटा आएगा उसको भी कंसिडर किया जाएगा? हाँ, उसे ही तो कंसिडर किया जाएगा। जो फ्रेश डेटा, यही मैं कह रहा ना कि जो फ्रेश डेटा है वो हमारे पास साल भर के भीतर हर हालत में आ जाएगा। ठीक है। यदि वो फ्रेश डेटा हमारे पास अगले समर तक आ जाता है तो बड़ी आसानी से डिलिमिटेशन का काम किया जा सकता है और जो अगला चुनाव आने वाला है उस चुनाव तक सब लोग तैयारियां कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आएगी ऑपोजिशन को, विशेषकर कांग्रेस पार्टी को, वो ये जो पार्टियां ग्राउंड लेवल पे ऑपरेट नहीं करती हैं, ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने अब काम करने से मना कर दिया है पिछले कई सालों से, उन पार्टियों के पास तो शायद 850 कैंडिडेट भी ना हो। तो जो रीजनल पार्टीज हैं जो कि ग्राउंड लेवल से जुड़ी रहती हैं वो ठीक रहेंगी। बीजेपी हो सकता है यदि जैसे आजकल चलती इसी तरह से चलती रहे तो बीजेपी ठीक रहेगी, पर बाकी जो नेशनलिस्ट किस्म की पार्टीज है उनका शायद यही हश्र हो जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टियों का हुआ। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया और उनको ये भी नहीं पता था कि कहां से कैंडिडेट लाओ, किसको खड़ा करो, और जो कैंडिडेट वो खड़ा भी करते थे उन कैंडिडेट्स के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होता था। तो पॉलिटिक्स ऐसे तो नहीं चलती ना। डेमोक्रेटाइजेशन का तो मतलब ये होता है कि कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज लगातार लोगों के साथ इंटरेक्शन करते रहे, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता में ना हो। राजीव जी, इस डिलिमिटेशन के पॉलिटिकल और सोशल इंपैक्ट क्या होंगे? इसका सबसे बड़ा जो सोशल इंपैक्ट होगा वो ये होगा कि हमारे पास जो एमपी होगा, हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, हमारे लिए संभावना बढ़ जाएगी कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात कर सके। अप्रोचेबल होगा, वो हमारा इंटरफेस उससे बढ़ जाएगा। जो अब हम नॉर्मल वोटर्स हैं, नॉर्मल नागरिक हैं इस देश के, हमारा अपने एमपी के साथ इंटरफेस बढ़ जाएगा। इसका जो एक और नतीजा होगा वो ये होगा कि जो एमपी होगा उसके ऊपर नकेल लग जाएगी। एमपी केवल अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने की जगह उसे सबकी देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ उससे डिमांड करना शुरू कर देंगे। इसका एक और जो बड़ा नतीजा होगा वो ये होगा कि जो महिलाएं आएंगी पार्लियामेंट में, ये महिलाएं, आपने नोटिस किया होगा टीएमसी की जो महिला ब्रिगेड है वो सबसे ज्यादा वोकल और सबसे ज्यादा एग्रेसिव है। तो पार्लियामेंट में हमारे को ऐसे भी एमपी चाहिए जो वोकल हो, एग्रेसिव हो और बहुत आर्टिकुलेट हो, ताकि सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। तो ओवरऑल में जो चेंज आने वाला है मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा चेंज है। और सोशल इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सोशल इंपैक्ट इसका जो एक सबसे बड़ा आएगा वो ये आएगा कि लोगों के लिए संभावना बढ़ जाएगी कि वो नेतागिरी कर सके। जिस तरह से कि 1977 में अचानक बहुत सारे नए किस्म के पॉलिटिकल लीडर्स उभर कर आए। ये जो पूरा लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार वाले जो पॉलिटिकल जनरेशन था, जिसमें कि अरुण जेटली भी शामिल हैं, ये जो पॉलिटिकल जनरेशन है ये इमरजेंसी वाला जनरेशन है। जब इमरजेंसी में नए किस्म के पॉलिटिशियन आए, वो अपने साथ नई सोच लाए, वो अपने साथ नए काम करने का तरीका लाए, और क्योंकि उन लोगों को साधारण जनता के साथ बहुत ज्यादा अच्छा डीप कांटेक्ट हुआ करता था, साधारण जनता एम्पावर्ड फील किया। तो इस तरह से जब अचानक नंबर बढ़ेंगे तो उसका नतीजा भी बिल्कुल यही होगा कि लोगों को संभावना बनेगी कि वो नए किस्म के एमपीज को लेकर आ सके। राजीव जी, तो कहा जा सकता है कि महिला रिजर्वेशन बिल भी अब आ चुका है, इनफैक्ट पास भी हो चुका है, कुछ क्लॉज थे उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो आधी आवाम है इंडिया की, उसके लिए एक सही अपॉर्चुनिटी है, सही समय है राजनीति में आने का।
हिंदुस्तान की आवाम के लिए हरदम मौका खुला रहता था। क्या होता था कि जब स्टेबलाइज हो जाती थी पॉलिटी, तो स्टेबल पॉलिटी में जो इनहेरिटेड पावर वाले लोग हैं उनको आने की संभावना बढ़ जाती थी। जब थोड़ा सा कियोस आता है, थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आती है पॉलिटिक्स में, तो नए किस्म के लोगों की आने की संभावना बनती है। अभी ये जो संख्या बढ़ेगी 850 होगी, इस 850 की संख्या में बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा आगे आकर नेता बनने का, लोगों को रिप्रेजेंट करने का, और लोगों को मौका मिलेगा कि अपने इस नेता से वो नए सिरे से बात कर सके, ताकि उस नेता को वो होल्ड टू अकाउंट कर सके। राजीव जी, ये जो रिजर्वेशन है 33% सीट्स की, क्या ये रोटेशन वाइज होगी? इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहेंगे आपसे। इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है। मेरे ख्याल से ये रोटेशन वाइज तो नहीं होना चाहिए। जब पिछली बार रोटेशन मतलब का फिक्स हमने कर दी जाएंगी कि ये स्थिर होनी चाहिए, यानी बड़ा साफ कहना चाहिए कि ये सीट महिलाओं की होगी, के लिए रिजर्व्ड होगी, वो सीट पुरुषों की जनरल सीट होगी। अच्छा। इस तरह से बंटना चाहिए, क्योंकि जब रोटेशन आप डाल देते हैं तो रोटेशन का मतलब होता है, चाहे आप महिलाओं के लिए करें चाहे आप SC ST के लिए, रोटेशन का मतलब होता है कि जो लीडर होता है उसे मौका नहीं मिलता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्चर करने का। जैसा मैंने पहले कहा, जो व्यक्ति चुनाव हार जाता है, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से नाता तोड़ ले, उसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिलकर चलते रहना चाहिए ताकि वो अगले चुनाव में जीत सके। और वो तभी संभव होता है जबकि ये पक्का रहे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज रोटेट नहीं होगी, स्थिर रहेगी। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज स्थिर रहे, रोटेशन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ओके, ठीक है। राजीव जी, इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे? क्योंकि ये जो मौजूदा स्ट्रेंथ है 543 लोकसभा की, उस पे भी तो रिजर्व की जा सकती थी सीटें 33% वेमेन के लिए। बिल्कुल की जा सकती थी, पर जो मूल बात है वो ये नहीं है कि रिजर्व महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की जाए। मूल बात यहाँ पे ये है कि क्या हमारे एमपीज के, क्या हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले एमपीज होने चाहिए। हमारा जो एक MP होता है वो लगभग स्वीडन जैसे देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन उतनी है जितनी कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है महिला रिजर्वेशन। जी जी, कहाँ? न्यूजीलैंड में। देखिए, महिला रिजर्वेशन से मैंने आपको बताया ना, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। एक बार महिलाएं पॉलिटिक्स में आ जाती हैं और खुल के बोलने लगती हैं, तो जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज का हमारे पास अब 2-2.5 डिकेड्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन तो 33% का, पर एक्चुअल जो संख्या है महिलाओं की वो लगभग 50% है। आप समझे कि महिलाओं को एक बार आप मौका दे देते हो कि वो बाहर आके लोगों को लीडरशिप दे सके और बाहर आके पब्लिक लाइफ में एक्टिव हो जाएं, तो महिलाएं बहुत ज्यादा आगे आती हैं और बड़ी सक्सेसफुल रहती हैं। लोगों का भी महिलाओं पे ज्यादा विश्वास रहता है, ये इतिहास गवाह है इसका। तो इसका जो फायदा होगा रिजर्वेशन का, वो तो ये होगा कि वो एक रास्ता खोल देगा। जो अड़ंगा लगा हुआ था महिलाओं के सामने कि आप MP नहीं बन सकते क्योंकि आपके कनेक्शंस नहीं है, वो अड़ंगा खत्म हो जाएगा। बेसिकली आप कह रहे हैं कि मेन पर्पस यही है जो सीट्स हैं बढ़ाने का, कि जो मौजूदा समय में MP हैं वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतने बड़े एरिया को केटर नहीं कर पा रहे हैं। ये है बिल्कुल सही बात। डेमोक्रेटाइजेशन, ये जो प्रोसेस है, ये भारत के डेमोक्रेटाइजेशन को एक्सपैंड करने वाली प्रोसेस है। भारत के डेमोक्रेटाइजेशन को ज्यादा डीप रूटेड बनाने वाली प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का हमारे को स्वागत करना चाहिए। तो इसके बाद जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो कैसे बदल सकती है? देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जो एक बड़ा भारी रूल है वो ये कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसे बदलेगी। जब लोग इंडियन पॉलिटिक्स में शामिल होते हैं तो लोगों ने बहुत विवेक दिखाया है, बार बार 1977 में दिखाया था, 1990s में दिखाया था, 2014 में दिखाया था। तो लोगों के विवेक पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। जैसे कि आज प्रधानमंत्री कह रहे थे लोकसभा में कि मैं गारंटी देता हूं, मैं विश्वास आपको देता हूं। वो इसलिए ये सब बोल पा रहे हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में लोगों ने बार बार कहा है कि हमारा नरेंद्र मोदी पे विश्वास है। अब
नरेंद्र मोदी पे लोगों का विश्वास है तो हमारा भी लोगों पे विश्वास है। लोगों ने कभी भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो कि गलत हो। जब वो टीएमसी को बार बार जिताते हैं तो वो भी तो केवल इसलिए जिताते हैं ना क्योंकि टीएमसी उनके लिए अच्छा काम करती है। जब वो समाजवादी पार्टी को जिता रहे थे तो वो इसलिए जिता रहे थे क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी ना किसी तरह से उनकी आइडेंटिटी को प्रखर होने दे रही थी। जब वो राष्ट्रीय जनता दल को जिता रहे थे, कितने 15 साल जीतता रहा था राष्ट्रीय जनता दल, वो इसलिए जिता रहे थे क्योंकि वहां पे लोगों की अचानक आइडेंटिटी बढ़ी, लोगों की अस्मिता जागी, लोगों को लगा कि वो भी मैटर करते हैं। तो हमें लोगों के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि इस देश में आप जितना डेमोक्रेटाइजेशन करोगे लोग उतना ही संयत होकर काम करेंगे, उतनी ही समझदारी से काम करेंगे। ये कहना कि केवल एक व्यक्ति विशेष या एक पार्टी विशेष के पास अकल है, इस तरह की बातें कम्युनिस्ट पार्टी किया करती थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी तो वाइप आउट हो गई। पंजाब में जहां की कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत होती थी, सरकार नहीं बना पाई कम्युनिस्ट पार्टी, पर मजबूत बहुत ज्यादा होती थी, पंजाब तक में वाइप आउट हो गई कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये केवल लोगों के राजीव जी, मैं ना पंजाब के संदर्भ में आपसे बात करना चाहूंगी। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में ये क्लियर कर दिया गया है कि ये नहीं है कि हम 2011 के मुताबिक ही डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं, या जो फ्रेश डेटा होगा उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, उनकी तरफ से किया जा सकता है। पंजाब में अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ है, तो पंजाब पे इसका पर्टिकुलरली क्या इफेक्ट आप देखते हैं? बड़ा मुश्किल है कहना क्योंकि पंजाब में कई सारे गांव हैं। मैं खुद इन गांवों में होके आया हूं जहां की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 80% माइग्रेंट पॉपुलेशन है। पर आप ख्याल रखिएगा ये केवल पंजाब की बात नहीं है, पूरे देश में ये हालत है। महाराष्ट्र मैंने देखा है नजदीक से, गुजरात मैंने नजदीक से देखा है, मध्य प्रदेश नजदीक से देखा, और इन सारे स्टेट्स में जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है वो कहीं ज्यादा होती है बनिस्बत लोकल पॉपुलेशन के। ये पिछले 25-30 सालों में ये बदलाव आया है। पर ये इस तरह का बदलाव तो हमारे देश में अनंत काल से चला आ रहा है। लोग माइग्रेट करते रहते हैं, नए नए किस्म के विचार लाते हैं, नए नए किस्म की कल्चर्स आती हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक कल्चर दूसरी कल्चर के ऊपर हावी हो गई हो। नहीं तो फिर ये बात क्यों उठ रही है कि नॉर्दर्न स्टेट्स को कहीं ना कहीं घाटा होगा? ये कोई नदर सदर वाला कोई चक्कर नहीं है। देखिए हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं नॉर्थ या साउथ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो इस बात पे रिस्पॉन्ड करते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, तो बीजेपी केवल तमिलनाडु में ही तो नहीं है ना, बाकी तो सब जगह बीजेपी का कुछ ना कुछ हिस्सा है। तो वो तो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्ड करते हुए इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिस्पॉन्ड करते कि मैं तमिलनाडु का हूँ या मैं आंध्र प्रदेश का हूँ, मैं या बंगाल का हूँ। उसी तरह से हमें मान के चलना चाहिए कि नॉर्थ साउथ या माइग्रेंट पॉपुलेशन के कारण हमारी जो पॉलिटी है इसमें कोई फेरबदल होने वाला नहीं है। हो सकता है कि लोगों की जो भाषा है वो थोड़ी सी बदल जाए, हो सकता है कि लोगों का जो व्यवहार है वो थोड़ा सा बदल जाए, पर ये देश मात्र को बदलता है। ये जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स का जिक्र हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, कि इन स्टेट्स को फायदा होगा, इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। जब मैं बड़ा हो रहा था अभी नया मैंने ठीक है चलो तो ऐसी गलबात की कि हदबंदी की इनसाइड स्टोरी की है कि हदबंदी जो होंगी है तो किस तरीके नाल इसका इफेक्ट जो है इंडियन पॉलिटी ते पैंदा है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। साडे नाल जो खास गेस्ट सी राजीव पॉलिटिकल एक्सपर्ट साडे नाल जुड़े। साडे इस खास पेशकश फिलहाल नहीं तो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा दे नाल।